नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भाजपा को पूरे 27 साल बाद बहुमत मिला है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर जीत मिली। लेकिन दिल्ली में लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की हार पर चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजे बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आज से 10 से 12 साल पहले देश में वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला। उन्होंने कहा कि यह पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसे बीजेपी से 4-5% वोट कम मिला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का चुनाव हारना, मनीष सिसोदिया का चुनाव हारना बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी यही रुकने वाली नहीं है, वो कोशिश करेगी पार्टी को तोड़ने की। उसे बचा पाना भी आम आदमी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी। चुनौती पूरे विपक्ष के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में दबदबा चाहती है। बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने से खुश नहीं है, वह पूरे देश में दबदबा चाहती है। बीजेपी का ये अभियान आगे बढ़ा है। संविधान की रक्षा करने वालों के लिए चुनौती बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की यह लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की 1998 से 2013 तक सरकार रही है, लेकिन 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आपदा वाले ये कहकर राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे से हुआ, वो खुद ही भ्रष्टाचारी निकले। ये दिल्ली के भरोसे के साथ धोखा था। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। ऊपर से अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये शीश महल बना रहे थे, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाएगी, भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको वो वापस करना होगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने आगे कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को भी कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की पुरानी पार्टी का 6 बार से खाता नहीं खुल रहा। ये खुद को पराजय का गोल्ड मेडल दे रहे हैं। सच ये है कि लोगों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस खुद तो डूबती है और ये अपने साथियों को भी डुबो देती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद बंगाल भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने शनिवार शाम ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि देखिए, अगली बारी आपकी है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत को देश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार और झूठ की राजनीति के अंत की शुरुआत है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता से किए वादों के साथ धोखा किया और भ्रष्टाचार में लिप्त रही, जिसका जवाब दिल्ली की जनता ने दे दिया है और अब बंगाल में भी बदलाव का समय आ गया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि दिल्ली की तरह बंगाल में भी भाजपा की लहर चलेगी और राष्ट्रवादी सरकार बनेगी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,710 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने यहां से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद को हराया है, लेकिन वहीं इस हार के बाद भी समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने के मूड में नजर नहीं आ रही है। दरअसल इसके संकेत खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है।
अखिलेश ने आगे कहा कि ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है वो एक विधानसभा में तो भले ही किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। सपा प्रमुख ने कहा कि पीडीए का मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से धांधली देखी है। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। आरजीकर बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के पिता ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीड़िता के पिता ने बताया कि मोहन भागवत ने कहा है कि वो न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। पीड़िता के पिता ने मीडिया को बताया कि हम सुबह 11 बजे उनसे मिले थे। हमारी मुलाकात आधे घंटे चली। उन्होंने बताया कि वो इस केस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन इसके अंदर क्या है यह उनको नहीं मालूम था। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे आपको कैसे न्याय मिले, हम कोशिश करेंगे आपको न्याय दिलाने के लिए। हमने उनको एक खत दिया है और जिनको हम संदेह के नजरिए से देखते हैं उन नामों की एक लिस्ट भी उनको दी है। और आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि हम देखेंगे, छानबीन करेंगे और आपको न्याय मिले, हम कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला है तो भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, हम न्याय के लिए हर संभव अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अमेरिका से अवैध आप्रवासियों को पेड़ियों में जकड़कर भारत भेजना गलत है और अमेरिकी सरकार को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह टिप्पणी की। आपको बता दें, इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिका से भारत भेजे गए अवैध आप्रवासियों के साथ किए गए व्यवहार पर अठावले ने कहा कि उन्हें पेड़ियों में जकड़कर भेजना गलत है। अमेरिका में अदालती दस्तावेजों के अनुसार एक फेडरल जज ने एलन मस्क के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को ट्रेजरी विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद लाखों अमेरिकियों के पर्सनल फाइनेंस डेटा तक पहुंचने से रोक दिया है। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज पॉल एंगेल मेयर ने शनिवार को इस संबंध में प्रारंभिक आदेश जारी किया। इसमें एलन मस्क और उनकी टीम को यह आदेश दिया गया कि रिकॉर्ड की किसी भी प्रति को तुरंत नष्ट करें। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने एलन मस्क के नेतृत्व में चलाए जा रहे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को ट्रेजरी विभाग से जुड़े रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति दे दी थी। मस्क का विभाग कॉस्ट कटिंग पर काम कर रहा है। वहीं इस मामले में 19 स्टेट अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद जज की ओर से यह आदेश दिया गया। जज ने यह तर्क दिया कि मस्क एक विशेष सरकारी कर्मचारी और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एक आधिकारिक सरकारी विभाग नहीं है। ऐसे में ट्रेजरी विभाग तक उनकी पहुंच संघीय कानून का उल्लंघन है। हमास ने शनिवार को गजा में 3 इस्राएली बंधकों को रिहा कर दिया है और इसके बदले में इसराइल ने 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इन 3 बंधकों में एली शराबी और लेवी और ओहद बिन अमी शामिल हैं। इन तीनों को शनिवार सुबह रेड क्रॉस को सौंपा गया। आपको बता दें कि इस साल 19 जनवरी को युद्ध विराम की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक 21 बंधकों के बदले 566 कैदियों को रिहा किया जा चुका है। 3 सप्ताह में युद्ध विराम के पहले चरण के अंत तक 33 बंधकों और 1900 कैदियों को रिहा किए जाने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.